बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी रिसर्च, जो कि हमारा पीपीएससी प्रिपरेशन का बैच 4 है। तो रिसर्च किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। रिसर्च से लाजमी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन रहा होता है, ना सिर्फ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि आपके जो एजुकेशन या डिग्री के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इसके आज कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, एक ही महीना रह गया हमारे पास, तो हम इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल या एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। मेजर चीज़ों को हम देख लेंगे, मेजर टर्म्स को हम देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई एमसीक्यूज पूछा जाए तो आपको वो आ जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है जी आर्काइवल रिसर्च। ये अल्फ़ाबेटिकली डिफरेंट टर्म्स मैंने इकट्ठी की हुई हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। तो सबसे पहले आर्काइवल रिसर्च है। आर्काइवल रिसर्च क्या होता है? द मेथड ऑफ रिसर्च यूजिंग पास्ट रिकॉर्ड्स। ये आर्काइवल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसके अंदर जो है पास्ट आपके पास डेटा या पास्ट रिसर्चेज या पास्ट आपके पास कंटेंट पड़ा हो, पहले से मौजूद हो। आपके पास पहले से मौजूद कंटेंट हो या डेटा हो, उसको यूज करते हुए आप जो रिसर्च करते हो उसको आर्काइवल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक्सप्लोरिंग फैमिली हिस्ट्री। अगर आप फैमिली हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि इनमें कौन कौन से इनके लाइफ के पैटर्न क्या है किसी भी फैमिली के, तो आप उसकी जाहिर सी बात है आप उसके हिस्ट्री देखेंगे ना, पहले से जो चीजें पड़ी हुई हैं उनकी। मिसाल के तौर पर जो सेंसस रिपोर्ट्स है वो देखेंगे, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स देखेंगे, मैरिज लाइसेंस वगैरह देखेंगे, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स वगैरह देखेंगे। अगर आप किसी की फैमिली को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, किसी की फैमिली हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। ये एग्जाम्पल है आपको दी मैंने। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रीवियस पहले से चीजें मौजूद होंगी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आर्काइवल रिसर्च होती है, पहले से मौजूद डेटा के थ्रू रिसर्च करना। उसके बाद हमारे पास है एट्रिशन। एट्रिशन रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स एज सम ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी ओवर टाइम। एट्रिशन क्या होता है? जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें आपने पार्टिसिपेंट्स को लेना होता है, पॉपुलेशन को लेना होता है। एक मखसूस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप ले रहे होते हैं, उस मखसूस नंबर में से जब कोई ड्रॉप हो जाते हैं पार्टिसिपेंट्स, तो उसको कहते हैं एट्रिशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट का कि cause and effect relationship, cause and effect relationship refers to the relationship between an event and its consequences। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है? एक स्टिमुलस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। कॉज जो हमारा इवेंट होगा या स्टिमुलस होगा उसको कॉज बोलेंगे, ठीक है, और जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? इफेक्ट। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं मिसाल के तौर पर। अच्छा, इसके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। चेंजेस इन वन वेरिएबल यानी कि कॉज, द चेंजेस इन द अदर वेरिएबल जिसको इफेक्ट कहते हैं, कैन बी डिटरमिन्ड ओनली थ्रू एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिजाइन के अकॉर्डिंग ही, यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये समझा जा सकता है, इसको जाना जा सकता है कॉज एंड इफेक्ट को। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉज हमारे पास फर्ज करें एक स्टिमुलस हुआ है या एक इवेंट हुआ है, ईटिंग टू मच जंक फूड। बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो इसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, वो कॉन्सिक्वेंस ही हमारा इफेक्ट होगा, यानी कि बिकमिंग ओवर वेट और ओबीज, आप मोटे हो जाते हो। बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, एक इवेंट हुआ, स्टिमुलस मिला, यानी कि कॉज। उसके बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आप ओवर वेट हो गए। ठीक है, इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। स्मोकिंग, सिगरेट, सिगरेट पीना, ये कॉज है या स्टिमुलस है या इवेंट हुआ एक, उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या मिला? डेवलपिंग लंग कैंसर, आपको लंग कैंसर हो गया। ये कॉज एंड इफेक्ट की एग्जांपल। जहां पर समझना है रोक के पूछ सकते हैं आप। उसके बाद क्लिनिकल स्टडी या केस स्टडी। क्लिनिकल केस स्टडी या केस स्टडी, इसकी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च स्टडी फोकसिंग ऑन वन आर अ फ्यू पीपल, एक या कुछ फ्यू नंबर ऑफ पीपल या फ्यू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं? केस स्टडी। ठीक है, एक मखसूस नंबर के साथ या एक मखसूस पर्सन के साथ रिसर्च करना, उसको केस स्टडी कहते हैं। उसके बाद है कंफर्मेशन बाइस। कंफर्मेशन बाइस क्या होता है? टेंडेंसी टू इग्नोर एविडेंस दैट डिसअप्रूव्स आवर आइडियाज और बिलीव्स। कंफर्मेशन बाइस उन चीजों को इग्नोर कर देना जो हमारे आइडियाज के साथ या हमारे बिलीव्स के साथ या हमारे सोचों के साथ ना मिलते हो, उसको इग्नोर कर देना, और जो हमारी सोचों के साथ मिलते हो उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो क्या कहलाता है? कंफर्मेशन बाइस।
ठीक है, वो उसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। मिसाल देता हूँ पॉलिटिकल बायस की। हमारे जो फॉर एग्जांपल अगर आप पीटीआई को पसंद करते हो ना, तो आप उसी न्यूज चैनल को देखोगे जो पीटीआई को सपोर्ट करता है। ठीक है, आप उसी चैनल को देखोगे जो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता होगा, आप उसको नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आपके वो नजरिया के साथ मैच कर रहा है वो चैनल जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, और वो चैनल जो सपोर्ट नहीं कर रहा वो आपके नजरियात के साथ नहीं मिल रहा, आपके बिलीफ के साथ नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। उसके बाद एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो वेरिएबल होते हैं उसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, इन अ स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन कैफीन कंजम्पशन एंड एंग्जाइटी। कैफीन कंजप्शन और एंग्जाइटी, इनके दरम्यान में रिलेशनशिप है। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होगा? कुड बी द पार्टिसिपेंट स्ट्रेस लेवल। अगर उसको स्ट्रेस भी होती है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस को भी एक्सपीरियंस करता है तो वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएगा। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा वो वेरिएबल जो आपकी रिसर्च को इफेक्ट कर सकते हैं वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद कंफाउंडिंग वेरिएबल हमारे पास, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल की ही एक टाइप होती है। ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल की ही एक टाइप होती है। कंफाउंडिंग वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल दैट नॉट ओनली अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल बट इज आल्सो रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल से रिलेट कर रहा होता है, ये वाला जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है। मिसाल के तौर पर, अ स्टडी लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड वेट लॉस might be confounded by a participant's diet। अब रिलेशनशिप देखना हमने एक्सरसाइज और वेट लॉस में, ठीक है, लेकिन अगर वहां पर एक और वेरिएबल मौजूद है यानी कि डाइट, एक बैलेंस्ड डाइट। अब हमने रिलेशनशिप देखना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वेट लॉस है और इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है। हमने इन दोनों में रिलेशनशिप देखना है कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है या नहीं होता। लेकिन वहां पर एक और वेरिएबल मौजूद है जो है डाइट, यानी कि एक बैलेंस डाइट। अब वो जो वेरिएबल है ना, अब वो जो है हमारी रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। हमने तो दो वेरिएबल्स को देखना था ना, एक्सरसाइज और वेट को। ठीक है, हम चाहते हैं दो वेरिएबल्स को देखना, लेकिन वहां पर तीसरा वेरिएबल भी है हमारी रिसर्च को इफेक्ट कर रहा है, वो है डाइट। क्योंकि डाइट से भी तो फर्क पड़ेगा ना वेट पर। अगर डाइट हम मतलब के बैलेंस डाइट लेंगे या एक अच्छी डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो उससे वेट नहीं बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो अगर हम ऐसी डाइट लेंगे जो कि सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो वो उससे वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक थर्ड वेरिएबल मौजूद है जो डाइट है और वो आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट कर रही है, वो कंफाउंडिंग वेरिएबल है। सर फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है एक्सट्रेनियस और कंफाउंडिंग में? जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ना, एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो मतलब के इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अलावा होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अलावा जो वेरिएबल होंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, उसकी टाइप एक है कंफाउंडिंग वेरिएबल। वो क्या कैसे पता चलेगा? ये जो होते हैं ना कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों से मतलब के कर रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं, एसोसिएट कर रहे होते हैं। जो मतलब के कंफाउंडिंग वेरिएबल है ये आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल से एसोसिएट कर रहे होंगे, ठीक, कर रहा होगा। ठीक है, जी सर यानी कि ठीक आप है। इस तरह भी कह सकते हैं, आप इसको सिंपल इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड होता है। ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एसोसिएट कर रहा होता है। अब इसको ना सिंपल कर लें क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसको आप लॉजिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप कहेंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो दोनों वेरिएबल से रिलेटेड होता है, यानी कि उसकी वजह से दोनों वेरिएबल्स ही इंपैक्ट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, डाइट अच्छी होगी, ठीक है, डाइट अच्छी होगी तो एक्सरसाइज का असर होगा, अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो एक्सरसाइज का असर नहीं होगा, यानी कि वेट लॉस होगा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स को उसने इन्वॉल्व कर लिया, उस वेरिएबल ने, डाइट ने। ठीक है, डाइट अच्छी होगी तो एक्सरसाइज भी अपना असर दिखाएगी और वेट लॉस हो जाएगा। डाइट अच्छी नहीं होगी, ठीक है, डाइट अच्छी नहीं होगी तो फिर एक्सरसाइज का भी ज्यादा असर नहीं होगा और वेट लॉस में भी ना हो आपका। ठीक है, अब एक और चीज दिखाता हूँ, एक और चीज एक और तरह से समझाता हूँ। अब हमने देखना है कि एक्सरसाइज का क्या इंपैक्ट पड़ता है वेट पर, हमने ये चेक करना है। लेकिन वहां पर एक तीसरा वेरिएबल भी मौजूद है, वो है डाइट।
अब हम तो एक्सरसाइज बंदा कर रहा है, ठीक है, उसका वेट पे असर हो रहा है, लेकिन वहां पर वो डाइट भी बड़ी बैलेंस ले रहा है। अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि वेट जो हमारा कम हुआ है वो एक्सरसाइज की वजह से हुआ है या डाइट की वजह से हुआ। बात समझ आई कि अब हमने एक्सरसाइज की है उसके, और उसके साथ साथ हम बैलेंस डाइट भी खा रहे हैं, लेकिन अब ये बाद में ये हमें नहीं पता चल सकेगा, ये कंफर्म नहीं कर सकेंगे कि यार मेरा जो वजन कम हुआ है वो एक्सरसाइज की वजह से हुआ है या डाइट की वजह से। यानी कि डाइट में ने भी कोई रोल प्ले किया है या सिर्फ एक्सरसाइज ने रोल प्ले किया है। ठीक है, तो इस तरह से होता है वो तीसरा वेरिएबल जो आपके मतलब के दोनों वेरिएबल्स से रिलेटेड हो, दोनों वेरिएबल्स को इफेक्ट कर रहा हो कहीं ना कहीं। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है अगर आपने रिसर्च करनी है या स्टडी करनी है तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसमें एक एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं। अगर आप मेडिसिन कोई टेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, अ डॉक्टर वांट टू चेक द इफेक्ट्स ऑफ अ न्यू मेडिसिन देन ही विल चूज टू पार्टिसिपेंट। वो मेडिसिन का ना इफेक्ट चेक करना चाहता है कि ये मेडिसिन कैसे इफेक्ट करती है। अब वो दो लोगों को लेगा, एक बंदे को तो वो मेडिसिन दे देगा, दूसरे को वो नहीं देगा। ठीक है, अगर दोनों को दे देगा तो फिर इफेक्ट का तो नहीं ना पता चलेगा, एक को वो देगा दूसरे को नहीं देगा। जिसको उसने मेडिसिन दी है वो कंट्रोल ग्रुप है, जिसको उसने मेडिसिन नहीं दी, सॉरी, द पार्टिसिपेंट हु गॉट मेडिसिन इज एक्सपेरिमेंटल। जिसको उसने मेडिसिन दी है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। ठीक है, जिसको उसने मेडिसिन नहीं दी वो कंट्रोल ग्रुप होगा, क्योंकि उसको हमने कंट्रोल में रखा है ना अपने। तो वही वाली चीज है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप इज द ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट इन एक्सपेरिमेंट। जिसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते, कोई एक्सपेरिमेंट जिस पर नहीं कर रहे होते, उसके साथ हमने वो रिजल्ट्स को कंपेयर करना होता है जो हमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से मिलने होते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो जो ट्रीटमेंट लेता है। कोरिलेशन, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको कोरिलेशन कहते हैं। इसके तीन टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन, दो वेरिएबल चेंज इन द सेम वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, या वो ज्यादा कम हो रहे हैं या वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में जाएं, या तो दोनों कम हो या दोनों बढ़े, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन है जिसमें एक कम हो तो दूसरा बढ़े, दूसरा कम हो तो एक बढ़े, यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। और नो कोरिलेशन के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होता उनके वेरिएबल्स के दरमियान में। अच्छा, यानी कि कुछ होने से फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है, ना कम हो रहा होता है ना ज्यादा हो रहा होता है। अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है तो उसका असर दूसरे पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अगर एक ज्यादा हो रहा है तो दूसरे पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद है जी कोरिलेशन कोफिशिएंट। इस कोरिलेशन को एक कोफिशिएंट के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर फ्रॉम -1 to +1 इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय आर। कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से डिनोट करते हैं। ये -1 से लेके +1 तक उसके दरमियान में होता है। ये हमें डायरेक्शन भी बताता है और रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ भी बता रहा होता है। उसके बाद है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है? कंपेयर मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ सिंगल टाइम। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम डिफरेंट सेगमेंट्स को एक ही टाइम पे स्टडी कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम एक ही केस को लंबे अरसे के लिए स्टडी करते हैं। ये दोनों मतलब एक दूसरे के उलट होती हैं। मिसाल के तौर पर, अब आप देखना चाहते हैं कि एक बच्चा 20 साल तक उसकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आपने एक पैदा होते ही बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, आप उस बच्चे को 20 साल तक ऑब्जर्व करते रहें, ये होगा आपका लॉन्ग टर्म रिसर्च, ठीक है। अब आप कहते हैं जी मैं 20 साल तक रिसर्च नहीं कर सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इस रिसर्च को 1 साल में करना चाहती हूँ। तो फिर आप क्या करोगे? आप एक 2 साल का बच्चा ले लोगे, एक 4 साल का ले लोगे, एक 6 साल का, एक 10 साल का, एक 15 साल का, और फिर एक 18 साल का, और फिर एक 20 साल का। उन सब बच्चों को, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए ना एज के, 20 साल तक आपने डिफरेंट बच्चे ले लिए, उन सब बच्चों को आप 1 साल तक ऑब्जर्व करते रहेंगे कि 2 साल में क्या चेंजेस थे, 4 साल में क्या चेंजेस है, 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में, इसी तरह 20 साल तक क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने डिफरेंट सेगमेंट्स को एक ही टाइम पे स्टडी कर लिया, वो आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। डीब्रीफिंग, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं तो बाज दफा हम अपने
जो होते हैं हमारे क्या उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनसे कुछ चीजें छुपाते हैं, ठीक है। व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व डिसेप्शन, यानी कि उनको धोखा दे रहे होते हैं, उनसे छुपा रहे होते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर टोल्ड कंप्लीट एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेरिमेंट एट इट्स कंक्लूजन। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उनको सब कुछ बता दिया जाता है कि यार ये वाली चीजें हमने आपसे छुपाई थी, तो ये ऐसे ऐसे है। डिसेप्शन, वो जो छुपाना होता है, मिसलीड करना होता है पार्टिसिपेंट्स को, उसको डिसेप्शन कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग वेयर वन स्टार्ट्स विद द जनरल प्रिंसिपल एंड यूज इट टू ड्रॉ अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। हम जनरल प्रिंसिपल्स से या जनरल इंफॉर्मेशन से या जनरल क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालें, उसको क्या बोलते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग। मिसाल से समझ आएगी ये वाली। मिसाल के तौर पर आपने सुना जी ऑल मैमल्स हैव हेयर, कि जो तमाम मैमल्स होते हैं ना उनके बाल होते हैं, ठीक है। जो तमाम मैमल्स जानदार होते हैं उनके बाल होते हैं, आपने ये सुना था। फिर आपने क्या किया, आपको पता चला अ डॉल्फिन इज अ मैमल, आपको पता चला कि जो डॉल्फिन है वो मैमल है, तो फिर आप उसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे? देयरफॉर अ डॉल्फिन हैज हेयर। इसका मतलब है कि डॉल्फिन के भी हेयर होंगे, क्योंकि वो एक मैमल है ना। हमें पता तमाम जो मैमल होते हैं वो उनके बाल होते हैं, तो बाद में पता चला जी अच्छा डॉल्फिन भी मैमल होती है, इसका मतलब उसके भी फिर बाल होंगे, ठीक है। एक जनरल स्टेटमेंट थी हमारे पास, उससे हमने एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट जिसको हम जो जो मतलब के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इफेक्ट हो रहा होता है, इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डबल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी का मतलब होता है कि इसमें जो रिसर्चर और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दोनों को ही नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। दोनों को नहीं पता होता कि क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है या उन दोनों पर क्या स्टडी किया जा रहा है। उसके बाद इंपेरिकल, इंपेरिकल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस की बेस पर आप रिजल्ट्स निकालते हो। उसके बाद है जी एक्सपेरिमेंटल बायस। एक्सपेरिमेंटल बायस वही वाली, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, रिसर्चर होता है, वो अपने हिसाब से चीजों को मतलब समझना शुरू कर दे, या अपने हिसाब से वो रिजल्ट देना शुरू कर दे। यानी कि वो ऊपर जो हमने बात की थी ना कंफर्मेशन बायस वाली, कि अगर उसके नजरियात से बात मिल रही होगी तो वो उसको मान लेगा, अदरवाइज वो उसको इग्नोर कर देगा। फैक्ट, फैक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एंड वेरीफाइएबल ऑब्जर्वेशन established using evidence collected through empirical research। आप जो एक्सपेरिमेंट करके या एविडेंस बेस पर जो कोई भी कंक्लूजन दे रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं, उसको फैक्ट कहते हैं। उसके बाद है जी फाल्सिफाइएबल, एबल टू बी डिसअप्रूवन बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। फाल्सिफाइएबल यानी कि जिसको डिसअप्रूव किया जा सके, ठीक है। जिसको जो डिसअप्रूव हो सके उसको बोलते हैं फाल्सिफाइबल। जनरलाइज, इन्फरिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम अ सैंपल टू अप्लाई ऑन द लार्जर पॉपुलेशन। एक सैंपल से आप रिजल्ट निकाल के उसको मतलब कि जनरलाइज कर दें, ज्यादा पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दें, उसको जनरलाइज करना कहते हैं। हाइपोथेसिस, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको बाद में हम फर्दर क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स या फर्दर रिसर्चेज के थ्रू, स्टडीज के थ्रू उसको सही या गलत प्रूव करते हैं, ठीक है, with the help of variables. Illusory correlation, seeing relationship between two things when reality no such relationship exists, when in reality। अब इल्यूजरी रिलेशनशिप, कोरिलेशन का मतलब होता है कि हम उसमें रिलेशनशिप फाइंड कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, जब हम एक्चुअल में उनमें रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन हम बना रहे होते हैं, ठीक है। हम सोच रहे होते हैं इनमें कोरिलेशन है या रिलेशन है, उसको बोलते हैं इल्यूजरी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए। इंडक्टिव रीजनिंग, ऊपर हमने देखा था जनरल प्रिंसिपल से एक क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिजल्ट निकालना। यहाँ स्पेसिफिक से जनरल रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है। ये उसका उलट है। मिसाल के तौर पर माय नेबर कैट हैज फर, मेरी नेबर की जो कैट है उसके फर हैं, और मैंने मतलब कि जो जहां पर एनिमल्स रखे जाते हैं वहां पर मैंने देखा कि जो कैट थी उसके भी फर थे, यानी कि बाल थे। तो इसका मतलब है तमाम जो बिल्लियां हैं उसके उनके बाल होते हैं, ठीक है। ये उसका उलट है, उसको भी हम ये बना लेते हैं, ये वाला, ये जो डिडक्टिव रीजनिंग था। अब ये था हमारे पास कि ऑल मैमल्स, इसको उलट कर देते हैं, ठीक है। अ डॉल्फिन हैज हेयर, ठीक है, आप कह सकते हैं डॉल्फिन हैज हेयर,
अ डॉल्फिन इज अ मैमल। ठीक है, नीचे से इसको पढ़ दें, अ डॉल्फिन हैज हेयर, डॉल्फिन इज अ मैमल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑल मैमल्स हैव हेयर। ठीक है, इसको उलट कर दें तो वो आपका इंडक्टिव रीजनिंग बन जाएगा, उसका सीधा पढ़ लेंगे तो डिडक्टिव बन जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग अ रिसर्च पार्टिसिपेंट, आपके जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रिसर्च के बारे में बताना। ठीक है, उनको सारी इंफॉर्मेशन देना कि रिसर्च क्या है, इसमें रिस्क है या नहीं है, इसका रिजल्ट, इसका मतलब कैसे कंप्लीट होगा, क्या क्या इसमें आपको करना पड़ेगा, इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज कमेटी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, साइंटिस्ट, वॉलंटियर, and community members that reviews proposals for research। अगर आप एनिमल्स पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आपका जो प्रपोजल होगा रिसर्च का, या आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो उसको ये रिव्यू करेगा, ये अप्रूव करेगा, तो आप फिर आगे कर सकते हो। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, कमेटी ऑफ, ये डिफरेंट लोगों की कमेटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटर, साइंटिस्ट, कम्युनिटी मेंबर्स दैट रिव्यू प्रपोजल फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। अगर आप ह्यूमंस के साथ करना चाहते हो तो फिर ये वाला उसको रिव्यू करेगा ये बोर्ड, अगर आप एनिमल्स के साथ करना चाहते हो तो फिर उसको ये वाला रिव्यू करेगा। याद रख लेना इनके नाम है। उसके बाद है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, measures of agreement among observers on how they record and classify a participants particular event। इंटरेटर का मतलब होता है ऑब्जर्वर्स, जो डिफरेंट जो लोग अगर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि अगर आप दो लोग एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप उन दोनों के दरमियान में देखोगे कि वो किस तरह से रेट कर रहे हैं, क्या उनके रिजल्ट्स एक जैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक ही तरह ऑब्जर्व किया या नहीं किया। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मैंने आपको बता दिया था, लंबे अरसे तक किसी एक ही चीज को स्टडी करना। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। मिसाल के तौर पर अगर आप हॉस्पिटल के अंदर चला जाएं, वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है वहां पर, तो वहां पर आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि पेशेंट कैसे आते हैं, डॉक्टर कैसे ट्रीट करते हैं, नर्सेज कैसे काम करती हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद ऑब्जर्वर बाइस, ऑब्जर्वर बाइस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, एनी एक्सपेक्टेशन, बिलीफ और पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ रिसर्चर दैट अनइंटेंशनली इन्फ्लुएंस हिज और हर रिकॉर्डिंग्स ड्यूरिंग एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके अपने बिलीफ, थॉट और फीलिंग्स, ठीक है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस अगर आपके उस ऑब्जर्वेशन को इफेक्ट कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वर बाइस कहते हैं। वही वाली बात है जो हमने ऊपर देखी थी, उसी से मिलती जुलती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, जब भी आपने वेरिएबल्स को चूज करना होता है या कोई रिसर्च करनी होती है तो आपने कोई जो रिसर्च करनी है उसके बारे में बताना होता है कि आप इसमें इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एक्शंस एंड ऑपरेशंस विल बी यूज्ड टू मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आप उसको कौन कौन से ऑपरेशन या मेजरमेंट्स या कौन कौन से तरीके या एक्शंस करेंगे उनको मेजर करने के लिए। ओपिनियन, personal judgment, conclusion and attitudes that may or may not be accurate। ये पर्सनल आपके जजमेंट्स हो सकते हैं, कंक्लूजन हो सकते हैं जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, किसी भी रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले। पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल, ये क्या होता है, आर्टिकल रीड बाय सेवरल अदर साइंटिस्ट विद एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट मैटर। अगर आप कोई अपना आर्टिकल लिखा है या अगर आपने कोई अपना आर्टिकल या रिसर्च की है तो उसको रिव्यू करेंगे। जब आप पब्लिश करवाते हैं ना तो उसको पब्लिश करने से पहले उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो वो रिव्यू किया जाता है कि ये वाकई ही सही है या नहीं है, फिर उसके बाद ही आपकी जो रिसर्च होती है वो पब्लिश हो रही होती है। प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट इज द डिफाइंड एज द फिनोमेना इन व्हिच सम पीपल एक्सपीरियंस अ बेनिफिट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फेक ट्रीटमेंट। एक फेक ट्रीटमेंट से असल रिजल्ट मिल जाए आपको, उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सर में दर्द हो रहा था, आपके भाई ने आपको बोला कि ये मतलब कि ये टैबलेट ले लो, बहुत अच्छी टैबलेट है, बहुत ही अच्छी टैबलेट है, ठीक है, तो आप टैबलेट खा लो और वाकई में सही हो जाओ। हालांकि वो टैबलेट नहीं थी, वो टैबलेट नहीं थी, वो असल टैबलेट नहीं थी, उसने ऐसे कुछ दे दिया था आपको। ठीक है, तो अब फेक ट्रीटमेंट के साथ अगर आपको असल रिजल्ट मिलते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अच्छा, पॉपुलेशन, ओवरऑल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हमारे होते हैं रिसर्च के, उसको
जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं, जिन पर हमने रिसर्च करनी होती है, वो हमारी पॉपुलेशन है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं जी मैं मेट्रिक के स्टूडेंट्स पर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो मेट्रिक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पंजाब के अंदर, अगर आप पंजाब के अंदर करना चाहते हैं या अपने जिले के अंदर, तो वहां के सारे स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन होंगे। अच्छा, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन हमने ऊपर देख लिया क्या होता है, एक ही सिमत में जाना, ठीक है, वेरिएबल्स का। रैंडम असाइनमेंट, रैंडम असाइनमेंट का मतलब है कि आप किसी तरतीब के बगैर, किसी सीक्वेंस के बगैर जब किसी को सिलेक्ट कर रहे हो या कोई असाइनमेंट दे रहे हो, उसको बोलते हैं रैंडम असाइनमेंट। उसके बाद है जी रैंडम सैंपल, सबसेट ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन इन विच एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये वो मतलब तरीका होता है वही रैंडम असाइनमेंट वाला के जब आप सैंपल चूज कर रहे होते हो तो पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को आप इस तरह सिलेक्ट करो कि कोई सीक्वेंस ना हो, कोई नंबर ना हो, कोई तरतीब ना हो। अगर आपने के पास समझ फर्ज कर लें 50 लोग हैं, तो उनमें से आपने 10 लेने हैं, तो वो आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि उन 50 में से कोई भी आपके सैंपल का हिस्सा बन जाए, कोई भी। ये नहीं हो कि आप एक साइड से शुरू हो जाएं तो पीछे वाले रह जाएं, पीछे वाले आपके शामिल ही ना हो सके, ठीक है। आप एक स्टार्ट में ले, एक शुरू से उठा लें, एक दरमियान से, एक फिर उसके साथ से, एक पीछे से, इस तरह से ना, मतलब कि सबका चांस हो कि कोई भी आ सकता है, कोई इसमें ये नहीं कह सकते यकीन के साथ कि मुझे नहीं सिलेक्ट कर सकते। रिलायबिलिटी, द ट्रूथफुल, ट्रस्ट वर्दीनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर। किसी भी चीज की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। अगर एक टेस्ट डिप्रेशन को मेजर कर रहा है, ठीक है, अगर दोबारा उसको यूज किया जाए तो फिर भी वो डिप्रेशन को अच्छे से मेजर कर ले, तीसरी बार यूज की जाए फिर भी अच्छे से मेजर कर ले, ठीक है। या आप इस तरह से कहें कि एक दफा आपने डिप्रेशन को मेजर किया, ठीक है, उसने रिजल्ट दे दिया, अगली दफा आपने मेजर किया फिर भी वैसा ही रिजल्ट दिया, उससे अगली दफा मेजर किया फिर भी वैसा ही रिजल्ट दिया, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी होना। यानी कि कंसिस्टेंटली वो सेम रिजल्ट आपको दे रहा है। ये नहीं कि अगर आपने किसी चीज को यूज किया, मिसाल के तौर पर एक आपने मशीन को यूज किया, पहली दफा तो उसने अच्छा काम किया, अगली दफा आपने करने की कोशिश की तो उसने मतलब वो काम करना ही छोड़ दिया, या उसने खराब काम किया, या पहले से हल्का काम किया, तो वो रिलायबल नहीं होती। फिर वैलिडिटी क्या होती है, जो चीज आप मेजर करना चाहते हैं, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट वही मेजर कर रहा है, या जो काम आप करना चाहते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट वही काम करता है, तो इसका मतलब वो वैलिड है, ठीक है। जिस काम के लिए उसको बनाया गया अगर वही मेजर कर रहा है या वही काम कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो वैलिड है, उसको वैलिडिटी कहते हैं। रेप्लिकेट, repeating an experiment using different samples to determine the researcher's reliability। आप सेम टू सेम रिसर्च को दोबारा से कर दें डिफरेंट सैंपल लेके, तो उसको रेप्लिकेट करना कहते हैं, ठीक है। किसी भी रिसर्च को अगेन करना, या किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगेन करना, सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट को या सेम टू सेम रिसर्च को, ये रिलायबिलिटी कहते हैं। इसके लिए इसको आप रिलायबिलिटी चेक करने के लिए भी कर सकते हैं कि यार ये इसने सही की है या नहीं की, या इसका तरीका सही था या नहीं, ठीक है। तो ये भी अच्छी एक मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है, जहन में रखना है आपने। उसके बाद है सैंपल सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, जो आप जिन पर आप स्टडी करना चाहते हो। सिंगल ब्लाइंड स्टडी एक्सपेरिमेंट इन विच द रिसर्चर नोज व्हाट पार्टिसिपेंट्स आर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड विच आर इन द कंट्रोल ग्रुप। सिंगल ब्लाइंड के अंदर आपके जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो आपके रिसर्च में या एक्सपेरिमेंट में होते हैं, उनको नहीं पता होता रिसर्च के बारे में, ठीक है, या उनको एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पता होगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटर को पता होगा, ठीक है। जैसे यहाँ बात हो रही है कंट्रोल ग्रुप की और उसकी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की, कि उसको पता नहीं होगा जो पार्टिसिपेंट हो गए कि मैं कंट्रोल ग्रुप हूँ या मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि अब अगर आप बोलो कि हमने तो जो कंट्रोल ग्रुप है उसको तो हमने कुछ देना ही नहीं है, तो जब उसको हम कुछ नहीं देंगे तो कंट्रोल ग्रुप को तो पता चल जाए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो पता चल जाएगा कि यार मुझे तो इन्होंने दी है मेडिसिन, लेकिन दूसरे ग्रुप को मेडिसिन नहीं दी। तो इसका हल ये होता है कि उसको फिर आप जो दोनों लोगों को मेडिसिन दोगे ना, एक को आप असल दे दोगे, दूसरे को आप नकल दे दोगे, जैसे ऊपर प्लेसिबो वाली बोली है ना, दूसरे को आप क्या है उसको ओरिजिनल मेडिसिन नहीं दोगे, ठीक है। या तो आप उसको बिल्कुल नहीं दोगे, या फिर आप उसको वो प्लेसिबो वाला दे दोगे, यानी कि उसको फेक ट्रीटमेंट दे दोगे, फेक मेडिसिन दे दोगे। तो इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग एंड प्रेजेंटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा टू डिस्कवर अंडरलाइंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। जब आप कोई रिसर्च करते हो तो उससे आपको कुछ मिलता है, यानी कि कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई डेटा मिलता है, उसको रॉ डाटा कहते हैं। उसके बाद आपने उस डेटा का क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। उस डेटा का एनालिसिस करते हैं आप स्टैटिस्टिकली, यानी कि उसमें से देखते हैं कि वो रिजल्ट बेसिकली क्या आ रहे हैं,
कोरिलेशन चेक कर रहे हैं तो हमें इस डाटा से पता चलता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हमें ये पता है चलता है कि इसमें कोरिलेशन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है सर्वे। सर्वे है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय रिसर्च पार्टिसिपेंट्स गिवन एज पेपर एंड पेंसिल क्वेश्चनर्स एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि हम जो फिल करवा रहे होते हैं ना, या पार्टिसिपेंट से जो रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं, उनको अपनी स्टडी का हिस्सा बना के उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो उसको कहते हैं सर्वे, ठीक है। वो आप फिजिकली भी ले सकते हो, यानी कि हार्ड फॉर्म में पेपर दे के भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, आप वर्बली भी ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास थ्योरी। थ्योरी क्या होता है? डेवलप सेट ऑफ आइडियाज दैट प्रपोज एन एक्सप्लेनेशन और फिनोमिना। ये आपके एक वेल डेवलप्ड सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, ठीक है, दैट प्रपोज एन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्व फिनोमिना, जो कि आपको एक्सप्लेन करती है या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड, या किसी भी वेरिएबल या किसी भी आपके हाइपोथेसिस से रिलेटेड, के ये बेसिकली क्या है, किस तरह से काम करता है, या इसके रिजल्ट्स क्या हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट थेरीज होती हैं, वाटसन की थेरी है, उसके बाद सिगमंड फ्रायड की थेरी है, एरिक्सन की थेरी है, डिफरेंट थेरीज हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं वेल डेवलप्ड सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो जी ये थे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनको अच्छे से देख लेना। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर नो, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। वैसे ओवरऑल एक क्वेश्चन है कि रिसर्च मेथड और रिसर्च क्या होता है, रिसर्च डिजाइन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ना जैसे ये सर्वे है, सर्वे किसी रिसर्च में एज अ मेथड यूज हो रहा होता है, किसी में ना एज अ क्या रिसर्च डिजाइन यूज हो रहा होता है। मुझे आज तक इस चीज की समझ नहीं आई, रिसर्च मेथड और रिसर्च डिजाइन में फर्क क्या है? ये ये सर, ये कल मैं, ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। ये इंशाल्लाह हमने कल पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, ठीक है। तो तकरीबन 20 के आसपास होंगी, तो उसमें हम ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर करेंगे। और जब हम रिसर्च की टाइप्स पढ़ रहे होंगे ना, रिसर्च डिजाइन पढ़ना है, रिसर्च मेथड या रिसर्च की जो टाइप्स पढ़नी है हमने, कल का हमारा यही लेक्चर है। कल इंशाल्लाह ये कल क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में से पूछें क्या क्वेश्चन है तो कल सर इंशाल्लाह नहीं आपको ना आज। इसकी जो कल इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। जी सर ठीक है। सर वैसे आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत आसम, स्पेशली डाटा भी अच्छा, बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।